गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विजेश राय। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसके जो GS वाले लेक्चर थे उसमें 10 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं और साइंस के लेक्चर रिकॉर्ड होना चालू हो चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला और लोगों ने व्यू भी किया। दोस्तों, जो साइंस के लेक्चर हैं उनमें 500-500 तक व्यू आए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे बन के करें। साथ में आपसे एक निवेदन भी है। निवेदन ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हाँ, अगर उसमें कुछ गलती है या फिर कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बिना टाइम खर्च किए हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर है वह है कितने तारीख का? 18। आज का जो पेपर है ये है कितने का? 18 अगस्त 2022 का। इसमें शिफ्ट रहेगी, वो रहेगी सेकंड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 18 तारीख का है और 2022 का है। जो आरआरबी के पेपर हुए थे इसके टोटल पेपर है वो 99 पेपर है। कितने हैं? 99 पेपर हैं, जिसमें से हमने अभी तक 4 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और 5वां पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर हम एक पेपर सॉल्व करते हैं और उसमें 20 से कम 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चनों के साथ हम कम से कम आपको कितने, हर एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 फैक्ट देते हैं साइंस में। तो कितने? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जिप्सम, वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस और बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका रासायनिक नाम क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या लिया? Ca लिया, SO4 लिया और क्या लिया? डाइहाइड्रेट का मतलब होता है 2H2 यानी कि 2 पानी। जी हो गया क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। और दोस्तों, जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है किसमें? सीमेंट उद्योग में। किसमें? सीमेंट उद्योग में। ठीक है। और किसमें किया जाता है? अब इसमें क्या है? ये कैल्शियम है और कैल्शियम जो मृदा है हमारी, मतलब कि जो मिट्टी होती है, कृषि योग्य मिट्टी होती है, उसकी क्या होती है? धीरे धीरे उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जाती है। तो मृदा को सुधारने के लिए यानी कि मृदा को उर्वरक बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? कि जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो क्या, यानी कि मृदा या मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है। और किसमें किया जाता है? और जो बियर वगैरह पर हम पीते हैं ना, उसको भी बनाने में किसका किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट उद्योग में। किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जो आप देखते हैं ना कि जिप्सम का जो काम होता है वो होता है जो सीमेंट है उसको जल्दी से सेट करना। और आपने देखा होगा कि कुछ सीमेंट में जिप्सम कम होता है तो वो कम सेट होते हैं, और जिस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा अधिक होगी वो ज़्यादा जल्दी सेट हो जाते हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है तो उसमें जिप्सम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वह जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? जिप्सम हो गया। अब जो जिप्सम है इसका तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी का थोड़ा सा और बढ़ते हैं बनाएंगे। अगर हम जिप्सम को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारे पास? CaSO4 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2H2O आ जाएगा। क्या जाएगा? 1/2H2O, मतलब CaSO4 ज्यों का त्यों प्लस आधा पानी आ जाएगा।
इसके बाद जो पानी शेष बचा हुआ है, कितना बचा है, 1 प्लस आधा यानी कि 1.5 पानी, यानी कि 3/2 H2O। ये क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या, इसी को हम बोलते हैं POP। अब POP क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन आता है कि POP का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है POP का, तो POP का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 प्लस यानी CaSO4 1/2 H2O किसका होता है, POP का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, POP का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब POP का उपयोग बताओ, तो अब क्या बताओगे, भाई साहब मुझे पता है POP का उपयोग। सबसे पहले हम किसमें करते हैं, जिस छत के नीचे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि सीलिंग में डिजाइन, सीलिंग में जो डिजाइन निकालते हैं ना, उसके लिए कहते हैं, तो डिजाइन करने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए, किसमें भाई, डिजाइन बनाओगे किसमें बनाओगे, छत में बनाएंगे, किसमें, छत में, और जगह भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक चढ़वाते हैं, और प्लास्टिक क्या है, POP ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चिकित्सा में, किसमें, चिकित्सा में उपयोग करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है दोस्तों जो मूर्ति निर्माण होता है, क्या, मूर्ति निर्माण होता है, तो मूर्ति बनाने के लिए भी हम POP का उपयोग करते हैं, किसमें, मूर्ति निर्माण में। ठीक है, तो जो हो गया POP का उपयोग। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जिप्सम को देखा, अब क्या देख रहे हैं, POP की यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस को देख रहे हैं। अब इसके बाद इसमें एक दो ऑप्शन और रह गए हैं, एक है बासिंग सोडा और एक है धोबन सोडा। ठीक, सॉरी, एक है बासिंग सोडा और दूसरा है बेकिंग सोडा। और जो बासिंग सोडा होता है, बासिंग सोडा, अब ये क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 और 10H2O। क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, बासिंग सोडा, या इसका दूसरा नाम क्या है, धोबन सोडा। अब इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम किसमें, इसका हम उपयोग करेंगे किसमें, हम करेंगे इसका जो हमारा क्या है, यानी कि डिटर्जेंट उद्योग है, यानी कि जो साबुन निर्माण उद्योग है उसमें करेंगे। ठीक है, किसमें, साबुन निर्माण उद्योग में। ठीक है, निर्माण में। तो ये हो गया हमारा बासिंग सोडा है। अब एक और होता है, उसे कहते हैं हम क्या, बेकिंग पाउडर, या फिर उसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है NaHCO3, मतलब कि इसमें H क्या रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, क्या रहता है, NaHCO3 होता है किसका, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी हो गया हमारा क्या, बेकिंग सोडा। अब इसका उपयोग किसमें करते हैं, हम खाना जब मतलब कि कोई पकवान बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पापड़ बनाते तो पापड़ में इसका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जैसे जलेबी बनाते तो उसमें भी सोडा डाला जाता है। तो ये खाने वाला सोडा है, क्या है, खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा। तो दोस्तों इन दोनों फॉर्मूला में आप कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि बासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 और 10H2 होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसका क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कार्बन से जुड़ा रहता है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या है, NaHCO3 होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण का एक उदाहरण है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन लें और ऑक्सीजन लें और उससे पानी का निर्माण करें तो यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में 4 अभिक्रिया दी गई हैं। एक है ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब कि ऑक्सीकरण हो जाए और साथ में अपचयन हो जाए। दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया और चौथा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। पहले जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अपचयन, मतलब कि उसी में क्या हो, एक ही अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण हो जाए और अपचयन हो जाए। मतलब अपचयन मतलब होता है कम करना, ऑक्सीकरण मतलब होता है अधिक कर देना या बढ़ा देना। ठीक है, अब क्या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, और फिर क्या है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं ना, हाइड्रोजन लेते हैं H2 + O2 लेते हैं। इससे निर्माण कैसा करना है, हमें करना है H2O का। लेकिन जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये संतुलित नहीं है समीकरण। क्या है, समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पानी HO जो O है वो कितना है, 1 है। अच्छा ये कितने हमें 2 हैं, 2 कहाँ से आएंगे, हम यहाँ पर 2 कर देंगे। जो पीछे का 2 है, क्या है, जो पीछे का 2 है वो किसका पार्ट है, इन दोनों का पार्ट है, H का ही भाग है और O का ही भाग है। ठीक है, अब इसमें O कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो फिर हमें हाइड्रोजन यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और जोड़ दो। ठीक है, अब कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो कितने पानी के अणु निकले, 2 पानी के अणु निकले। ठीक है, ये हो गया कि हमारा ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक क्या है, एक अगर हम बात करें अभिकारक, ठीक है, एक क्या है, हाँ क्या है, एक अभिकारक है, एक अभिकारक जी है और एक अभिकारक जी है। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना जी, उत्पाद बना हुआ है। क्या है, उत्पाद बना है। उत्पाद में क्या बना है, पानी बना हुआ है। तो हमने क्या किया, 2 अलग अलग अभिकारक लिए और उससे एक उत्पाद बनाया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये होती है हमारी कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गई एक अभिक्रिया का। अब इसी प्रकार क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका भी देख लो। तो जो अब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, क्या क्या हो गया, ठीक है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन होता है। इसमें क्या है, मतलब कि एक हमारा अभिकारक का है, ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। ठीक है, 4 अलग अलग अभिकारक हैं। अब इसमें क्या होगा, ए चला जाएगा सी के साथ और बी चला जाएगा डी के साथ। अब यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, वो क्या बनेंगे, AC + BD। ठीक है, जी बनेंगे उत्पाद। अब ये अभिक्रिया जो कहलाएगी, इसे कहेंगे हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ विस्थापन हो रहा है। जो ए के साथ था वो चला गया किसके साथ, बी के साथ चला गया, सॉरी जो ए के साथ ए और बी थे उसे ए के साथ सी हो गया और बी के साथ क्या हो गया, डी हो गया। तो ये किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन में क्या होता है, जैसे हमने H2O लिया, ठीक है, ये किस में टूट जाए, H में टूट जाए। 2 अणु लिए हमने H2O के, तो H हो गया और यहाँ क्या बन गया, O बन गया। और यहाँ कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो ये हाइड्रोजन में टूट गया, ये ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये क्या है, ये है विघटन अभिक्रिया। क्या है, विघटन अभिक्रिया है। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी लिया हमने और ए बी से 2 उत्पाद बन जाए, एक ए बन जाए और एक बी बन जाए। ठीक है, जो क्या है, विघटन अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं क्या है, अपघटन में एक एकल यौगिक 2 या अधिक उत्पादों में तोड़ जाता है, तो कि जो कि यह हो रही अभिक्रिया
विपरीत, मतलब कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसके विपरीत क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होती है। क्या, जो संयोजन अभिक्रिया हुई, क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया है उसके विपरीत क्या है, विघटन अभिक्रिया है, सॉरी क्या है, अवघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। हमने देखा था कि इसमें क्या बना, हमने H लिया और O लिया, बन क्या गया, H2O बन गया। ये क्या है, संयोजन होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ रहे ना, H और O जुड़ के क्या बना रहे, पानी बना रहे। इसके बाद अगर हम इसको फिर से रिपीट कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा H2 और यहाँ बन जाएगा O, तो ये क्या हो जाएगा, विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये 2 अभिक्रियाएं थी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा उदाहरण है, ये है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर हम पानी को पुनः अलग अलग कर दें, हाइड्रोजन में अलग कर दें, ऑक्सीजन में अलग कर दें, तो क्या हो जाएगी, विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। और विस्थापन में क्या होता है, मतलब कि इसमें 4 क्या रहेंगे, हमारे अवयव रहेंगे, दोनों के जोड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, हमारा मतलब एक लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बराबर होता है। हमें एक लेंस का क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन ज्ञात करना है। क्या करना है, मतलब कि उसका हमें आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आवर्धन ज्ञात करना है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आरआरबी में जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें आपके जो के तो मिलेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 ऐसे फैक्ट बता रहा हूं, तो वो आपको कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगी। क्वेश्चन उसी किताब से बनना है। किससे बनना है, एनसीईआरटी से बनना है। और एनसीईआरटी किसकी, 9th और 10th की। अब उसी में से जो पेपर आया है उसी में से आगे भी वाला पेपर भी आएगा। इसमें कितने मतलब पेपर हैं, 99 शिफ्ट हुई थी। अब 99 जो शिफ्ट हुई थी तो क्वेश्चन यहीं से उठे होंगे, तो लगभग पूरी किताब कंप्लीट होगी। अगर हम 99 शिफ्ट पढ़ लें और उसके 4 ऑप्शन पढ़ लें तो कितना हो गए, मतलब कि 100 पेपर किए हमने, उसमें कितने क्वेश्चन है, एक में मान लो कि हम 23 क्वेश्चन लिए, मान लो तो कितना हो गए, 2300 हो गए, 2300। और 2300 में करो 4 का गुणा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ आपको, तो कितना हो जाएंगे, 2 जीरो जो बढ़ जाएंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, मतलब कितने हो गए, लगभग 9200 हो गए। साथ में मैं 5-6 फैक्ट और बता देता हूँ, तो लगभग आपके पास 15,000 के समथिंग क्या हो जाएंगे, फैक्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब साइंस में अगर तुम 15,000 फैक्ट पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन है जो यहाँ से बाहर चला जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ कि आप बस देखते जाओ इस क्वेश्चनों को, बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए। और आप किसी एक व्यक्ति को फॉलो करो, क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाता है कि हमें कौन क्वेश्चन है इसमें पढ़ाना है, कुछ आगे वाले में पढ़ाना है, और कुछ क्वेश्चन और आगे पढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अब जो हमें क्या निकालना है, आवर्धन। अब इसमें किसका पूछा है, लेंस का पूछा है हमसे। किसका पूछा है, लेंस का पूछा है। लेकिन साथ में किसका होता है, दर्पण का भी आवर्धन होता है। तो हम दोनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेंस का। लेंस का जो आवर्धन होगा, क्या होगा, आवर्धन होगा, कितना होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब बटे क्या होता है, जो वस्तु है वो है। ठीक है, प्रतिबिंब बिंब बटे बिंब, यानी कि वस्तु को बोलते हैं बिंब। तो क्या होगा, मतलब इमेज बटे ऑब्जेक्ट, मतलब कि U अपॉन भी, ये होगा, सॉरी क्या होगा, V अपॉन U। ये क्या है, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है मतलब कि फोकस से पोल से यानी कि हाँ, इमेज या क्या, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये क्या है, पोल से किसकी, वस्तु की दूरी। ठीक है, इसमें जो लेंस में आप ध्यान रखना, जो आवर्धन होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक क्या होगा, जो लेंस में हम आवर्धन निकालेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और अगर हम बात करें किसकी, दर्पण की बात कर लेते हैं, किसकी, दर्पण की, तो दर्पण में क्या होगा, आवर्धन। ठीक है,
आवर्धन। कितना होगा आवर्धन? इसमें होगा, फॉर्मूला सेम है, क्या है, I/M, मतलब I/O, यानी कि इमेज बटे ऑब्जेक्ट। क्या है? इमेज बटे ऑब्जेक्ट है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? V/U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V/U लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। अब इस चीज को आप ध्यान रख लेना। क्या रखना? कि जो यहाँ क्या है, ठीक है, ये है हमारा आंसर। जी उसी का डिस्कशन दिया गया है, NCERT का क्या है, लिया है उसी से मैं पढ़ाता हूं, तो इसी का आपको डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, देख लो। क्या क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का उपयोग आमतौर पर में नहीं किया जाता है। मतलब जी बात कर रहे हैं किसकी? कास्टिक सोडा, NaOH। क्या है? NaOH। इसी को कहते हैं हम क्या? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग हम किसमें नहीं करते हैं? सबसे पहले दोस्तों, जो कास्टिक सोडा होता है इसका उपयोग होता है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। किसमें होता है? NaOH का उपयोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, उद्योग में। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, कागज और लुगदी उद्योग में। तो इसमें भी क्या होता है? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। किसमें? कागज निर्माण के उद्योग में, कागज निर्माण में। ठीक है, निर्माण में। इसके बाद होता है क्या? अमोनिया का निर्माण और कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग में तो इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ा उद्योग में। अब कपड़ा जब गंदा होगा, उसमें से कलर फैट होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसे धोएंगे। तो इसमें डिटर्जेंट उद्योग, हाँ, डिटर्जेंट उद्योग और जो कपड़ा उद्योग है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों में किया जाता है। और कागज निर्माण, इसके लिए भी क्या किया जाता है? NaOH का, यानी कि कास्टिक सोडा का। किसका? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अब बचा क्या है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है? ठीक है, अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या है? NH3 में क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। लेकिन जो क्या है यहाँ पर? Na है, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इससे इसका निर्माण तो हो नहीं सकता। इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, क्या इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? इसका निर्माण होता है हेबर विधि से। क्या होता है? हेबर विधि। जो हेबर विधि है वो जो अमोनिया निर्माण की प्रसिद्ध विधि है। तो हमेशा जो हम अगर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं तो किससे करेंगे? हेबर विधि से करेंगे, क्योंकि ये कौन सी विधि है? उद्योग विधि है, हेबर विधि। इसी से उद्योग में अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग अलग अलग किया जाता है, जैसे उर्वरक उद्योग में भी किया जाता है इसका अमोनिया का उपयोग। ठीक है, तो ये हुआ कि हमारा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये देख लो आप। क्या है कि जो क्या है, कास्टिक सोडा है का उपयोग अमोनिया के निर्माण में नहीं होता है। ठीक है, हम कह चुके हैं, क्योंकि अमोनिया का उत्पादन हेबर विधि से होता है, बताया है आपको। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद डिटर्जेंट बनाने में विशेष रूप से साबुन के निर्माण में किया जाता है। इसमें क्या होता है? वसा अम्ल, मतलब फैट्स के साथ अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? साबुन बनते हैं। NaOH है वो क्या रहता है? वसा अम्ल। क्या? उच्च वसा अम्ल। यहाँ देखो कौन से? उच्च वसा अम्लों के साथ क्रिया करके बनाते हैं क्या? साबुन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं साबुन कपड़े धोने का। किसका? कपड़े धोने का। और दूसरा कौन सा होता है? नहाने का। नहाने, इसमें क्या है? ना है, तो इसमें क्या आएगा? सोडियम आएगा कभी भी। हाँ, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर Na आएगा। ठीक है, तो जैसे कपड़े धोने का हो जाएगा। ठीक है,
अब कागज बनाने की प्रक्रिया में लकड़ी के चिप्स को रासायनिक रूप से प्रसंस्कृत करके लुगदी या पल्प बनाई जाती है। इसे NaOH निर्गमित को हटाने के लिए किया जाता है, मतलब इसको साफ करने के लिए क्या कहते हैं, NaOH का उपयोग करते हैं। कपास के कपड़ों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए मर्सराइजेशन एक प्रक्रिया होती है, क्या, मर्सराइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं, NaOH का उपयोग करते हैं। तो जो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन दे दिया आपको, ठीक है, मैंने वहां बता दिया था और साथ में यहाँ प्रूफ के साथ ही बता दिया। और बढ़ते हैं आगे। ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन है प्रतिरोधक, हाँ क्या क्वेश्चन है ये देख लो भैया आप। प्रतिरोधकता वाले एक, क्या है, प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता यानी कि क्या निकालना अपन को, रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है अपन को। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है कितनी रहेगी। देखो अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है जी, जहां पर R क्या है, J क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, और जो हमारा L है वो क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है, और जो A है वो क्या है, वे है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते तो ये क्या है, जैसे पाइप है जी, मान लो पाइप है और ये क्या है, हमने एक इसमें से एक यहाँ से पार्ट काट लिया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या है, एक वृत्त है कि नहीं है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब जो जे वाला चिन्ह है, जे क्या है, रो है, रो का मान कितना होता है, जे नियतांक है, नियतांक, ठीक है, क्या है, नियतांक है। अब देखो जो अब हमने क्या किया, इसको जो हमने पाइप लिया था इसे हमने 4 भाग में बांट लिया, 1 2 3, जो है L4 लंबाई, इसकी होगी L4 लंबाई, इसकी होगी L4 लंबाई, इसकी भी होगी L4 लंबाई, सबकी कितनी हो गई, L4 लंबाई हो गई, ठीक है। अब लेकिन बात क्या है, जो पाइप है और जो ये क्या है, अनुप्रस्थ काट, मतलब ये क्या है, रो, ये क्या है, नियतांक कौन सा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता नियतांक, क्या है ये, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो पदार्थ की लंबाई पर, मतलब कि जो पाइप है, पाइप की लंबाई पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, जो मतलब कि किसी जो पाइप है इसकी जो क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता, रोधकता, इसकी जो प्रतिरोधकता होगी यानी कि रो का जो मान होगा वह पदार्थ, मतलब पदार्थ के, यानी कि जो पाइप है, पाइप की लंबाई पर या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। जो किस पर निर्भर करती है, जी कहती है पदार्थ पर, पदार्थ के गुण पर, ठीक है, किस पर कहती है, पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है। मतलब कि जो पाइप है वो किस पदार्थ का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही अधिक होगी, मतलब कि इसका एक क्रम होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, कि किस तत्व की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। मतलब जो पाइप है, पदार्थ, एक पाइप है किसी पदार्थ बना हुआ है, पदार्थ किस धातु का बना हुआ है, उसकी कितनी रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग होती है। इसके लिए एनसीईआरटी में ये दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या हमारी प्रतिरोधकता है, किसी पदार्थ का एक गुण है जो बताता है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के कितना विरोध करती है। मतलब जो क्या बताएगा, विद्युत धारा के प्रवाह का कितना क्या कर रहा है, ये विरोध कर रही है। तो मतलब जो बताता है कि विरोध कितना हो रहा है वो जो बताएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यह पदार्थ की लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, किस पर, मतलब कि जो हमने बताया था ना कि पदार्थ है, यानी कि जो पाइप है वो किस लंबाई का है उस पर निर्भर नहीं करेगा,
ठीक है, से स्वतंत्र होता है, बल्कि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और एक हर पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि प्रतिरोधकता होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर की कितनी है? 1.60 है। जो कॉपर कितनी है? 1.64 है, सॉरी 62 है। और इसको जो मापते हैं, किससे नापते? प्रतिरोधकता को। प्रतिरोधकता को नापते हैं, इसे नापते हैं ओम से। किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जे होता है, जिसमें क्या होगा? जो प्रतिरोध है वो एल और आर पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है किसकी? किसी पदार्थ की, वो एल और आर यानी कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। वह निर्भर करती है पदार्थ के तत्व पर, कि पदार्थ का निर्माण किस तत्व से हुआ है, यानी कि पाइप का निर्माण किस तत्व से हुआ है, उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, सबकी अलग अलग होती है क्योंकि। ठीक है, तो जी हमने निकाल दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जो रो का मान है वो कितना रहेगा? सब में इक्वल रहेगा। इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सभी जो पाइप है उसके 4 पार्ट किए हैं, ना कि वो अलग अलग पदार्थ से बना हुआ है। क्या है? सही पाइप के, मतलब जो पाइप लिया है हमने उसके 4 अलग अलग पार्ट किए हैं, ना कि उसे अलग अलग पदार्थ से निर्मित किया है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? रो रहेगा। ठीक है, और बढ़ जाओगे। अब ये देखो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है? किससे? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। अब देखो, हमने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम सुने होंगे। किसके सुने? एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है जी। 3 चीजें होती है, एक होता है एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। जो एल्केन होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन रहेंगे उससे हाइड्रोजन 2 गुना +2 रहेंगे। ठीक है, जितने कार्बन रहेंगे उससे 2 गुने और 2 अधिक हाइड्रोजन रहेंगे। जो क्या होते हैं? एल्केन। एल्काइन क्या होते हैं? जो CnH2n, मतलब कि जितने कार्बन रहेंगे हाइड्रोजन की संख्या भी उससे 2 गुनी रहेगी। ठीक है, अब होता है क्या? एल्काइन। तो क्या रहेगा? CnH2n-2, मतलब कि जितने हाइड्रोजन रहेंगे, कार्बन रहेंगे उससे 2 गुने, और उनमें से 2 गुने में से 2 कम क्या रहेंगे? हाइड्रोजन होंगे। जी कहलाते हैं क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अब देखो हमें इसे क्या करना है? अगर इसका जो हम वो निकालेंगे, मतलब कि इसका जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से, मतलब कि इसे हटाएंगे। पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है? C2 है, S6 है। पहले इसे चेक कर लेते हैं। हमें निकालना कैसे है? समजातीय श्रेणी, मतलब कि उनकी या तो एल्केन होंगे या एल्किन होंगे या एल्काइन होंगे, मतलब एक ही श्रेणी के होंगे। ठीक है, क्या होंगे? एक ही श्रेणी के होंगे, यानी कि या तो एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो। ऐसा ना हो कि पहले एल्कीन है फिर एल्काइन है फिर एल्केन है। ठीक है, अब देखो जी क्या लिखा? C2H6 लिखा है, तो ये इसमें सबसे पहले हम इसे पुट करते हैं। इसमें पुट किया, C कितना है? 2 है। ठीक है, अब H कितना आ रहा? 2 दूनी 4 हो गया, और +2 6। सही, मतलब कि पहला जो बना सही हो जाएगा। अब इसे चेक करो। अब यहाँ क्या हो रहा? C 2 है। ठीक है, 2 दूनी 4 +2, तो 6 चाहिए था। यहाँ पर यहाँ कितना है? 4 है, तो जो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसे चेक करो, यहाँ कितना हो रहा? C3। ठीक है, C3 यहाँ हो गया। अब 3 दूनी 6 +2 8, तो C8 है, H8 है, हाँ है। फिर यहाँ चेक करो C4H10, मतलब कि C4 है, H कितना है? 4 दूनी 8 +2 10, तो जी वाला सही हो जाएगा। अब कितना है? C5 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 12,
एच कितने हो जाएंगे 12, तो जी वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब कि जो बी वाले ग्रुप हैं, मतलब कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है और पेंटेन है, मतलब कि इसकी जो एबिसिडी होती है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है मैथ, एथ, प्रोप। इसमें होता है एक कार्बन, इसमें होता है 2 कार्बन, इसमें होता है 3 कार्बन। ब्यूट, इसमें होता है 4 कार्बन। पेंट, इसमें होता है 5 कार्बन। हेक्स, इसमें होते हैं 6 कार्बन। मतलब कि जी क्या है, एबीसीडी है, गिनती है किसकी, हमें कार्बन के लिए गिनती की जाती है। ठीक है, तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप और चेक कर लेना, आपको चेक करना हो तो जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, एल्केन के लिए क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन के लिए क्या होता है, CnH2n होता है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन से दोगुना होते हैं। फिर होता है एल्काइन, इसमें क्या होता है, CnH2n-2 होता है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन से दोगुने से 2 कम होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब देखो जो उसी का लिखा हुआ है, इसकी एनसीईआरटी कटिंग है, इसमें बताया है कि कौन से एक ही तत्व के हैं, समजातीय श्रेणी क्या कहलाती हैं, जो बताया हुआ है। कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, एल्कोहल जब अभी काम का नहीं है। ठीक है, हटाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, 7 में क्या है, गर्भ निरोधक गोलियों को रोककर काम करती हैं। मतलब कि जो गर्भ निरोधक गोली होती हैं वो क्या रोक देती हैं और किसका काम करती हैं, ये दिखाना है, मतलब कौन सी प्रोसेस को रोक देती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले बताएं कि जो गर्भ निरोधक क्या है, गोली है। ठीक है, अब गर्भ निरोधक की अलग अलग क्या होती हैं, गर्भ निरोधक की अलग अलग क्या है, तकनीक है। एक गोली होती है, एक क्या होता है, कॉन्डम होता है, एक क्या होता है, एक सर्जरी होती है, और एक क्या होता है, कॉपर्टी होती है। ये अलग अलग तकनीक है। इनसे क्वेश्चन इसके पहले 4 पेपर हुए हैं और में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो गर्भ निरोधक गोली होती है, इसमें 2 हार्मोन्स पर काम करती हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है और जो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। ठीक है, एस्ट्रोजन और कौन सा है, एकदम प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं पर क्या करती है, गर्भ निरोधक गोली काम करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब देखो अब क्या है, जो महिला है वो गर्भवती कैसे होती है, उसके लिए क्या है, उसमें होता है एक प्रोसेस होती है किसकी, ओव्यूलेशन की। किसकी होती है, ओव्यूलेशन की होती है। अब ओव्यूलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एग होते हैं, क्या होते हैं, एग का क्या होता है, एग का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होगा, एग का निर्माण होगा। लेकिन जो गर्भ निरोधक गोली होती है, जैसे क्या होगा, मालाडी हुई, मालाडी। ठीक है, तो जो गोली होती हैं, जो इस प्रक्रिया को, जो एग के निर्माण की प्रक्रिया है, इसे क्या कर देती हैं, रोक देती हैं बीच में। क्यों रोक देती हैं, उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। ये क्या होते हैं, जो गर्भ धारण करती है महिला, उसके लिए भी कार्य करते हैं। उस प्रोसेस को यही रोक देती हैं, यानी कि जो एग का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब एग का निर्माण नहीं हो पाएगा तो यहाँ जो शुक्राणु जाएगा तो वो अटैक करेगा, लेकिन वहां तो एग है ही नहीं, तो दो आपस में नहीं मिल पाएंगे, और जब आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जायगोट का निर्माण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर गर्भावस्था, मतलब कि गर्भ धारण की जो क्षमता रहती है वो 0% हो जाती है। तो कौन सी, तो इसका उपयोग क्या है, मतलब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है। क्या है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मतलब कि जो क्या होता है, जो यही सब समझो। ठीक है, जो हो गया। अब इसमें आगे जाओ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से किसके लिए हैं, ओव्यूलेशन को रोककर शुक्राणुओं के प्रवेश में बाधा डालकर गर्भाशय की परत को क्या कर देती हैं,
अनुपयुक्त बनाकर गर्भधारण को रोक देती हैं। ठीक है, ये इसका काम है। और इसमें कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? तो ये हार्मोन्स कौन से, इसे याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। 8 क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस को फोकस लंबाई धनात्मक है। अब ऐसी मतलब कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी जो फोकस लंबाई होती है वो धनात्मक हो? तो अगर हम बात करें दोस्तों लेंस में, लेंस, तो इसके लिए क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और हम बात करें दर्पण की, दर्पण की, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। आपने देखा होगा ये क्या है? अवतल दर्पण है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यहाँ पोल है, यहाँ क्या होगा? फोकस होगा। ये फोकस यहाँ कल्पना की जाती है कि फोकस यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो लंबा मतलब कि जो भी क्या है एक्सिस परपेट होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। इस साइड क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। किसमें होती है? उत्तल दर्पण में होती है और उत्तल लेंस में होती है। तो इसमें है ऑप्शन है क्या? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, जी गलत हो जाएगा। इसके बाद अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तुम्हारा जो सी वाला आंसर है वो सही रहेगा। क्या रहेगा? जो सी वाला हमारा पॉइंट है वो सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सी वाला सही रहेगा। यानी कि या तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, इसकी जो क्या होती है मतलब फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, जी होगी बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। अब क्वेश्चन क्या है? जोशी का क्या डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है कि मेडलीफ का अवैध नियम का क्या कहलाता है? यहाँ मेडलीफ साहब की बात की गई है। ठीक है बात। अब देखो मतलब कि क्वेश्चन यहाँ कहां से आ रहा है? पीरियोडिक टेबल से आ रहा है। और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। क्यों आता है? हमने 4 पेपर सॉल्व किए, 4 पेपर में से कम 3 पेपर में हमें क्वेश्चन कहां से मिला? पीरियोडिक टेबल से मिला हुआ है। तो अब आगे ही जो क्वेश्चन आएंगे वो भी उम्मीद है कि पीरियोडिक टेबल से आएंगे, इसलिए आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ के रखना। अब इसके पहले हमने क्या क्या देख चुके हैं, यहां हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा था हमने एक त्रिक नियम देखा था। क्या देखा था? त्रिक नियम देखा था। त्रिक नियम क्या होता है बताओ आप कमेंट करके। इसमें क्या होता है कि एक समूह बनाएंगे, उसमें क्या रहेंगे? 3 तत्व रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 तत्व रहेंगे। और जो पहला और तीसरा तत्व है इसका जो औसत रहेगा, क्या रहेगा? औसत रहेगा किसका? परमाणु भार का। किसका? परमाणु भार का, या इसे कहते हैं द्रव्यमान भी कह सकते हैं। परमाणु भार का जो औसत रहेगा वह है किसके बराबर रहेगा? दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। क्या होगा? लगभग बराबर होगा। जो हमने पढ़ा था किसमें? त्रिक नियम बना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। क्या आया? न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। ठीक है, क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो इनने बताया था कि जो किसमें इनका नियम भी किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। किस पर था? परमाणु भार पर। इसमें क्या कर रहे थे जी? ये कर रहे थे कि जो इन्होंने बताया था कि जो इसके मतलब कि भारतीय संगीत पद्धति है कौन सी? सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, जो इस पे में तो इसमें के जो 7 स्वर होंगे ना, तो इस पर क्या होगा? पीरियोडिक टेबल आधारित होगी। और इसमें जो 8वां स्वर होगा मतलब पहला और 8वां, इन जो तत्वों के जो गुण होंगे वो लगभग समान होंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पर लिथियम आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था? सोडियम आ रहा था। तो लिथियम और सोडियम गुण क्या है? समान है। उस टाइम पर क्या है? इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी
उसमें कुल 56 तत्व थे। उस टाइम पर जो जीरो ग्रुप है यानी कि शून्य ग्रुप है, जो मतलब कि हमारी अक्रिय गैसें हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए उस टाइम पर जो इनका नियम सही था, लेकिन बाद में अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो इनका नियम भी फेल हो गया। फिर कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं क्या, मेंडलीव साहब आते हैं। क्या आते हैं, मेंडलीव से। देखो आंसर का क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक, जे नहीं, पहला क्या है, तत्वों के गुण उनके रंग के आवर्त फलन होते हैं, रंग के नहीं होते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, जे गलत हो जाएगा। जो क्या है, तत्वों के गुण उनके रंग नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाइए क्या, परमाणु भार क्या होते हैं, के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक, यहां नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद तत्वों के गुण उनके चुंबकीय गुण, ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, डी। इसमें क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यहां क्या लिखा था, आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो यहां पर लिखना था वो क्या है, मतलब कि तत्वों के क्या है, तत्वों के भौतिक गुण क्या होते हैं, परमाणु भार द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। किसके लिए है, मेंडलीव के लिए। इसके बाद किसकी आई, इसके बाद आई मोसले की आवर्त सारणी। किसकी आई, मोसले की आवर्त सारणी आई। जो मोसले की आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, वह आधारित है किस पर, वो आधारित हमारी मोसले की आवर्त सारणी आधारित है किस पर, जे है परमाणु क्रमांक। दोस्तों इसके पहले, मोसले से पहले जितनी भी आवर्त सारणी आई वो सब किस पर आधारित थी, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। जबकि जो मोसले की आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118 तत्व हैं। इसमें जीरो ग्रुप को ऐड कर लिया गया था। ठीक है, तो जो हुई क्वेश्चन की बात। तो इसका आंसर हमने देख लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 क्या है, तो कीटोन समजातीय श्रृंखला के क्रमांक पहले और दूसरे सदस्य हैं। मतलब कि कीटोन होता है उसकी जो समजातीय श्रृंखला होगी उसमें पहला सदस्य कौन होगा और दूसरा सदस्य कौन होगा, जी हमें ज्ञात करना है। दोस्तों कीटोन कहते हैं इस फंक्शन को, मतलब जब कार्बन से मतलब जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है कीटोन समूह कहलाता है। ठीक है, अब इससे हमें एक कार्बन यहां जोड़ना है और एक कार्बन यहां जोड़ना है। ठीक है, हमने कितने कार्बन जोड़े, 2 कार्बन, एक इस साइड और एक इस साइड। अब हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये मैथ है, ये एथ है और ये प्रोप है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रोपेन हो गया। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो जो हमारा पहला कीटोन जो क्या होता है, कि जो कीटोन समजातीय श्रृंखला है, क्या है, कीटोन समजातीय जो श्रृंखला होगी, क्या होगी, श्रृंखला होगी, उसका जो पहला सदस्य क्या होगा, जिसका पहला सदस्य क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा। और जब पहला प्रोपेन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके और ग्रुप होते हैं उनको भी आप देख लो। पर ये क्या है, कीटोन के लिए बता दिया आपको, जे किस बेस क्या होता है, ऑन होता है। जे कार्बन है कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के माध्यम से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है। अब इसमें हमें और बनाना है तो इसे हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, यहाँ पर H आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, कार्बो एल्काइंस है, ये दिए गए हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। 11 में क्या है? 11 है गलत कथन का पहचान करना है हमें, मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है। अब ये जो क्वेश्चन है जे है किस पर आधारित? जे है जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो पौधे जो बढ़ते हैं, मतलब कि जो वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, उस पर आधारित है। अब वृद्धि दो टाइप की होगी, जड़ है वो कहाँ जाएंगी? नीचे जाएंगी, नीचे। और जो तना है और जो पत्तियां पे कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। ऊपर क्या है? सूर्य है, ठीक है। और नीचे क्या है? पानी है। नीचे क्यों जाएंगी? इसका कारण क्या है? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव या गुरुत्वीय प्रभाव, ठीक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ठीक है। अब पहले इसके क्वेश्चन से पढ़ने से पहले इसमें एक चीज देख लो कि जो गति कौन सी कहलाती है? जो गति कहलाती है अनुवर्तन गति। क्या कहलाती है? अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति क्या होती है? इसमें हम जो क्या कहते हैं, पौधों के बाह्य उद्दीपनों से, जैसे प्रकाश से, ग्रेविटी के कारण यानी कि गुरुत्व के कारण या स्पर्श के कारण जो गति होती है उसे हम क्या कहेंगे? अनुवर्तन गति कहेंगे। जो गति होती है ये होती है 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की गति होती है, ठीक है। इसमें से पहली होती है उसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। अब प्रकाश अनुवर्तन गति में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या रहेगा? एक पौधा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? एक पौधा रहेगा और ये सूर्य की ओर बढ़ेगा, मतलब प्रकाश की ओर बढ़ेगा। तो इसे जब जो पौधा है प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन थोड़ा पतला कर लो मार्कर। प्रकाश अनुवर्तन गति, ठीक है। और प्रकाश अनुवर्तन गति को एक और नाम दिया जाता है, वो है क्या? फोटोट्रॉपिक। क्या है? फोटोट्रॉपिक, ठीक है। फोटोट्रॉपिक क्यों है? मतलब फोटोन कहाँ होते हैं? प्रकाश में होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सुना है नाम? तो वो फोटोन का सुना है, प्रकाश में होते हैं, इसलिए प्रकाश अनुवर्तक गति को फोटोट्रॉपिक मोशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जो सूर्यमुखी होते हैं वो किसमें गति करते हैं? वो मतलब सूरज की ओर उनका जो मोड़ रहता है, सूर्यमुखी के वृक्ष, जो सूर्यमुखी का पौधा होता है उसका जो मोड़ रहता है किस ओर रहता है? सूर्य की ओर रहता है। तो इसी गति को कहते हैं, उसकी गति को फोटोट्रॉपिक गति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिक गति कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा फिर है जलानुवर्तन गति। अब मतलब कि जो जड़ें हैं वो कहां गति करेंगी? नीचे को गति करेंगी। नीचे क्या है? वो किसकी तरफ में रहती हैं? जल की तरफ में रहती हैं। किसकी? पानी की तरफ में रहती हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्या? जलानुवर्तन गति, ठीक है। अब जलानुवर्तन गति को क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश नाम क्या है? जियोट्रॉपिक है। क्या है? जियोट्रॉपिक। क्या है? जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है। किसका? जलानुवर्तन गति का। अब जो जड़ें हैं जो नीचे की गति कर रही हैं, एक जल की तरफ में कर रही हैं, दूसरी किसके कारण कर रही हैं? ग्रेविटी के कारण कर रही हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कर रही हैं। इसलिए इन्हें एक नाम दिया जाता है, वो क्या है? गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या है? ठीक, कौन सी गति है? गुरुत्वानुवर्तन गति है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं? प्रतान होते हैं। क्या होते हैं? प्रतान क्या कहलाते हैं? जैसे डंडा है यहाँ पर, जो आपने देखे होंगे जो पौधे बॉल के रूप में बढ़ते हैं, मतलब कि दूसरे का सहारा लेते हैं, वो क्या कहते हैं? इस प्रकार से जाएंगे यहाँ पर, फिर इसमें मोड़ जाएंगे, फिर ऐसा मोड़ बनाते जाएंगे। अब जो प्रतान होंगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक है, जैसे वृद्धि करते हैं। और जो प्रतान में गति होती है वो कहलाती है क्या? स्पर्शनुमा गति। कोई स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, उसे कहेंगे प्रतान। क्या कहेंगे? प्रतान कहेंगे, ठीक है। इसमें जो गति होती है उसे कहते हैं क्या? स्पर्शनुमा गति कहते हैं। अब एक और चीज होती है, एक होती है क्या? पराग नलिका की बीजांड की तरफ गति। अब पराग नलिका होगी जो स्त्री के साथ पुंख के साथ होता है, उसमें होती है पराग नलिका होती है। उसमें जो बीजांड की गति होगी उसे कहेंगे हम क्या? रासायनुवर्तन गति। क्या कहेंगे?
रसायनुवर्तन गति। ठीक है, क्या है? रसायनुवर्तन गति है। इसके बाद क्या है? ताप अनुवर्तन गति, मतलब अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जाने वाले पाए जाने वाले पौधे। क्या? अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में जो गति होती है उसे हम क्या कहेंगे? ताप अनुवर्तन गति। तो दोस्तों हमने 6 प्रकार की गति देखी। पहले क्या देखी? पहले देखी हमने प्रकाश अनुवर्तन गति, मतलब कि जो प्रकाश की ओर बढ़े। फिर देखी हमने क्या? जलानुवर्तन गति, मतलब कि जड़ों की गति। इसके बाद क्या देखी? गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी कि गुरुत्व के कारण जड़ें भी नीचे की ओर जाती हैं, तो कौन सी गति कहलाएगी? गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाएगी। इसके बाद स्पर्शनुमा गति, मतलब कि जो प्रतान है जहां पर स्पर्श कर रहे हैं उनकी गति कहलाएगी स्पर्शनुमा गति कहलाएगी। फिर देखा हमने रसायनुमा गति, मतलब कि जो हमारी क्या है? परागनलिका है, और परागनलिका की बीजांड की जो गति होगी उसे कहेंगे हम क्या? रसायनुवर्तन गति कहेंगे। इसके बाद क्या होगा? तापानुवर्तन गति, मतलब अधिक ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की गति को क्या कहेंगे? तापानुवर्तन गति कहेंगे। अब देखो क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, इसके लिए दिए गए ऑप्शन। पहला क्या है? लिमोसोनियम, मतलब वो हटाओ इसे, कुछ नहीं है जी। देखो सूरजमुखी एक फोटोट्रॉपिक पौधा है। ये बात सही है, क्योंकि इसमें जो गति होती है जो सूर्य की प्रकाश की वो गति होती है, तो क्या फोटोट्रॉपिक पौधा है। ये बात सही है, लेकिन हमें क्या निकालना है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन सबसे सही नहीं है आंसर, मतलब वैसा सही आंसर है। ठीक है, अब दूसरा देखो, परागनलिका का बीजांड की ओर बढ़ना जियोट्रॉपिज्म का फेक उदाहरण है। अब हमने क्या पढ़ा था? जियोट्रॉपिज्म में हमने पढ़ा था जो परागनलिका है, अगर हम बीजांड की ओर बढ़ रहे तो किसका उदाहरण होगा? रसायनुवर्तन गति का उदाहरण होगा। लेकिन इसमें कैसे बताया? जियोट्रॉपिज्म का उदाहरण बताया। जियोट्रॉपिज्म क्या कहलाती है? जल की गति कहलाती है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? जी वाला आंसर रहेगा। इसके बाद जियोट्रॉपिज्म जड़ों के नीचे की ओर प्रवास द्वारा प्रदर्शित होता है। जी सही बात है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोट्रोपिक क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति, यानी जड़ों का उच्च आर्द्रता की ओर बढ़ना कहलाता है। ठीक है, क्या है? बढ़ना। तो ये सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? बी है। बी क्या है? बी गलत है। बी में क्या होना चाहिए था? परागनलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? रसायनुवर्तन गति का उदाहरण होता है, ना कि किसका? जियोट्रॉपिज्म का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं, मतलब कि इनमें जो रो का मान है वो कितना है? सेम है, समान है। ठीक है, इसके बाद उनकी लंबाई समान है, मतलब एल भी कितना है? बराबर है, समान है। ठीक है, इसके बाद लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अलग अलग है, मतलब जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, मतलब कि जो आर ए है इसका मान 9 गुना है किसके? आर बी के मान से। ठीक है, 9 गुना है, तो तार ए की त्रिज्या का तार बी की त्रिज्या से अनुपात क्या है? मतलब हमें जो मतलब कि अगर हम बात करें त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या तार ए की और अनुपात क्या? त्रिज्या, रेडियस, यहाँ आर लिख लो, स्मॉल आर लिख लीजिए। ठीक है, आर ए अपॉन आर बी, इसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, जी है। जी ए क्या है? जी ए है लंबाई, क्या है? लंबाई है। और ए क्या है? ए है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। किसका? जी एक पाइप लिया हमने, इस पाइप की जो क्या रहेगा? जी क्या कहलाएगा? इसकी जी कहलाएगा इसके अनुप्रस्थ काट। इसमें हम किसी भाग को काट लेंगे तो इसका क्या लगाएगा? जी क्या वृत्तनुमा है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है?
वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अगर हम एक स्थान पर पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल एल अपॉन एक स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें अलग अलग उसके लिए निकालना है। अब देखो आर ए बराबर कितना है, यहां दिया गया कितना, आर ए बराबर दिया गया है 9 आर बी, तो हम ऐसा लिख सकते आर ए अपॉन आर बी बराबर कितना हो जाएगा 9, जो है रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है पहले तार के लिए, मतलब पहले तार को हम आर ए मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बराबर रो दोनों में सेम है और एल भी सेम है, एल अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, यहां कर लो आर बी, जी क्या हो जाएगा रो एल अपॉन पाई आर बी का स्क्वायर। अब जो आर बी कैसे आ गया, हमें एक स्थान पर क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कितना होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या कट जाएगा, मतलब कि जो रो है रो कैंसिल हो जाएगा, लंबाई भी किसकी इसकी समान है, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या, यहां बचेगा आर ए अपॉन आर बी बराबर क्या बचेगा, यहां बचेगा पाई, और पाई बचा हुआ है तो ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा क्या, आर ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा, आर ए का स्क्वायर और आर बी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, आर ए का स्क्वायर और आर बी का स्क्वायर। अब आर ए अपॉन आर बी का मान कितना है, 9 है, तो यहां कितना आ जाएगा 9 अपॉन 1, यहां कितना आएगा, आर ए का स्क्वायर कितना दिया गया है, जी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो एक का अगर हम आर स्क्वायर बनाना है तो हमें सम करना पड़ेगा, और सम कैसे करेंगे, जो 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो यहाँ कितना आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 3, आर ए इक्वल टू 3 और आर बी इक्वल टू 1, मतलब कि आर ए इक्वल टू आर बी बराबर कितना आ गया 3:1 आ गया। कितना आ गया 3:1 आ गया। तो इसमें आंसर क्या है, जी है सी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जी हमारा आंसर रहेगा। जी क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से बता दे रहा है, कुछ नहीं है, जी हमारा मेन फॉर्मूला है। कौन सा वाला, जी वाला। जी हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हमने इसका मान रखा और आंसर निकाला है। ठीक है जी। आर वाला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रो है प्रतिरोधकता है। ठीक है, एल क्या है लंबाई है, और ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जब दोस्तों हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, एक वृत्त के तुलना छल्ला बनेगा। जी क्या है, एक छल्ला है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रख दिया पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब इसमें हमने इसके मान रखते गए और हमारा आंसर आ गया। तो जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 पर जाओ। ठीक है, 13 क्या है, 1 मिनट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार है। क्या है सुधार, यहां पर जे इसका आंसर नहीं होगा। जे क्या है, इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा जी वाला। ठीक है, क्यों होगा आंसर जी वाला, इसका क्या होगा, इसका 13 गुना इसमें होगा, इसमें गुना। ठीक है, तो आर ए बराबर आर बी, जी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बराबर 1/3। तो यानी कि जो आंसर होगा वो जी वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ये 13 क्वेश्चन। तारे की स्पष्ट स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, क्यों, मतलब कि
हमें क्या है, ये तारा है, मतलब कि ये तारा बना हुआ है, ठीक है जी। ऐसा बनाओ, एक ऐसा करो, एक ऐसा करो, यहाँ बना दो, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है जी। क्या है, हमारे क्या है, वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ देखने पर और यहाँ से यहाँ देखने पर, इसकी हमें जो तारा जो यहाँ पर है, जो कहाँ दिखता है, यहाँ पर दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये क्या है, ये परतें हैं किसकी, वायुमंडल की, वायुमंडल मंडल। इसमें क्या होता है, इसके जो घनत्व हैं, क्या है, घनत्व, वो क्या है, अलग अलग हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण जैसे पहले माध्यम, मतलब कि जो परत है, पहली परत में आएगी, उसका घनत्व अलग होगा, दूसरी परत का घनत्व अलग होगा उसी हिसाब से कराएगी, बिहेव करेगी। इसलिए जो ये क्या है, तारा है, हमें क्या दिखता है, यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल में तारे के प्रकाश को परिगणित करता है, ये नहीं हो पाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर होती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, जिसका उसका क्या दिया गया है, डिस्कशन दिया गया है, जो आप पढ़ लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है। सबसे पहले जो रक्तचाप क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, रक्तचाप इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहां लिखा हुआ क्या है जी, है ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो हमारा खून का है वो प्रेशर है, ठीक है। क्या है, ब्लड प्रेशर, क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब भैया जो होता कैसे है, तो इसमें क्या है, हमारे शरीर में क्या होती है, धमनी होती है, क्या होती है, धमनियां होती हैं, धमनियां। इसमें से क्या होता है, रक्त प्रभावित होता है, क्या होता है, रक्त प्रभावित होता है। धमनियों की क्या होंगी, दीवारें होंगी, इन दीवारों पर रक्त के द्वारा क्या होता है, दाब लगाया जाता है या बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। इसी बल को क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ठीक है, रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे, ठीक है। जिसकी परिभाषा है, देखो क्या परिभाषा, जी है, क्या है, रक्तचाप धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया जाने वाला क्या है, बल है, ठीक है। क्या है, बल है। अब भैया इसे नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता होगा ना, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को यंत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये क्या है, रक्तचाप नापने का यंत्र। क्या है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। क्या है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर है। क्या है ये, स्फेग्नोमैनोमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब जो प्रेशर होता है, एक प्रेशर जो हमारा हृदय है वो क्या करता है, पहले रक्त को क्या है, एक प्रेस करता है, फिर रुकता है, फिर प्रेस करता है, फिर रुकता है। तो इसे दो वर्ड इसके लिए उपयोग किए जाते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डिस्टोलिक, ठीक है। इसको हिंदी में जो वर्ड है वो क्या है, हिंदी में इसके कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन, और इंग्लिश में इसी कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं अनुशीतलन। क्या कहते हैं, अनुशीतलन। क्या है, प्रकुंचन, प्रकुंचन, ठीक है। इसे कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। एक होता है अनुशीतलन, अनुशीतलन, इसे कहते हैं डिससिस्टोलिक। क्या कहेंगे, डिससिस्टोलिक, ठीक है। जी होता है।
क्या होता है, अब जो मतलब कि जो हमारा प्रेशर है पहले लगाएंगे फिर कम हो जाएगा, फिर लगाएंगे फिर कम हो जाएगा, तो ये क्या है, सिस्टोलिक है, और ये क्या है, डिसिस्टोलिक है। मतलब कि हृदय का रोकना डिसिस्टोलिक है और लगाना, प्रेस लगाना डिसिस्टोलिक कहलाता है। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या देखा, रक्तचाप क्या होता है, रक्तचाप कुछ नहीं होता है, हमारे शरीर में धमनियां पाई जाती हैं, धमनियों में से रक्त का प्रवाह होता है, उस रक्त के द्वारा जो धमनी क्या होती है, धमनियों की दीवार होती है, उन पर बल लगाया जाता है, उसे कहते हैं रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, उसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे, स्फेग्नोमेनोमीटर कहेंगे। ठीक है, और जो हृदय है जब वो धड़कता है तो वो क्या कहलाता है, प्रकुंचन कहलाता है, और क्या कहलाता है, अनुशीलन कहलाता है। मतलब सिस्टोलिक और डिस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। अब एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य, मानव, इसका जो क्या होता है, रक्तचाप होता है, क्या होता है, रक्तचाप होगा, वो क्या होगा, 80 से 120 के बीच में होगा। कितना होगा, 80 से 120 के बीच में होगा। अगर आप किसके हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, मतलब कि उच्च रक्तचाप के मरीज हो, क्या हो, उच्च रक्तचाप के मरीज हो, तो आपका क्या होता है, 140 से अधिक होता है। और अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है, मतलब कि निम्न रक्तचाप है, तो क्या हो जाएगा, 60 से लेके क्या रहेगा, 90 के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, निम्न रक्तचाप के लिए है, और ये क्या है, उच्च रक्तचाप के लिए है, और ये स्वास्थ्य मानव के लिए है। और ये पूरी रक्त की कहानी हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि आपको क्या है, आप क्या हो, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसके लिए कौन सा पौधा उपयोग करेंगे, तो उसके लिए क्या है, सर्पगंधा है। क्या है, सर्पगंधा का उपयोग करते हैं। कैसा करते हैं, सर्पगंधा का उपयोग करते हैं। भैया एक रजनीगंधा आता, ये कौन सा वाला रजनीगंधा है, ये आयुर्वेद वाला रजनीगंधा नहीं है, एक पौधे का नाम रजनीगंधा है। इसमें क्या आती, महक होती है, तो इसका उपयोग किसमें होगा, जैसे इत्र बनाने में। ठीक है, और ये कॉस्मेटिक का जो सामान होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कौन, रजनीगंधा हो गए और सर्पगंधा हो गए। ये अगरबत्ती बनाने में होता है, सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका रक्तचाप का। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये कैसे नापते हैं, ये कितना होता है, 120 होता है एबव। ठीक है, प्रेशर है, तो आप इस प्रकार से दे सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या है, एक चुंबक को जब कुंडली के पास ले जाया जाता है, मतलब कि ये कुंडली है एक, ठीक है, ये कुंडली है, ये क्या है, हमारी चुंबक है। और चुंबक में क्या होगा, दो ध्रुव होंगे, कौन सा होगा, एक एन होगा और एक एस होगा, मतलब कि नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव होंगे। ठीक है, ये हुए। अब क्या बोल रहे हैं, पास ले जाया जाता है तो वह प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। क्या करेगा इसमें, मतलब कि प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा, ईएमएफ। क्या सी, ईएमएफ। ठीक है, उत्पन्न करेगा। प्रेरित धारा के परिमाण को क्या करना है, बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रेरित धारा का परिमाण बनाना है, तो किसका विधि का उपयोग करेंगे। देखो इसमें जो विधि उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो कुंडली है उसके जो क्या है, रिंग्स हैं, जो मतलब के जो चक्कर हैं उसे बढ़ा दें तो प्रेरित धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें अगर जितनी अधिक रिंग होंगी उतनी धारा उसमें उतनी अधिक प्रेरित धारा होगी। ठीक है, और दूसरा कर सकते हैं, जो हमारी जो क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है, उसे चक्कर बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले आराम से कर रहे थे, जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे, अगर ऐसा कर दें फिर जा जल्दी, उसकी मतलब कि जो स्पीड है चुंबक को ऊपर आगे पीछे करने की, उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो भी प्रेरित धारा हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मतलब कि अब जो तो मतलब क्या है, पहला ऑप्शन क्या है जी, कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ा देना। दूसरा क्या है, चुंबक की गति को बढ़ा देना। दो हो गए। ठीक है, तीसरा क्या है, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता बढ़ाना। अगर हम इसकी क्या बनाएंगे, प्रतिरोधकता बढ़ाना है
तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रेरित धारा कम होगी, हमें क्या करना है, प्रेरित धारा बढ़ाना है। प्रेरित धारा का काम क्या होता है, प्रेरित धारा का काम होता है प्रेरित धारा, ठीक, धारा। अब जो क्या है, प्रतिरोधकता है। पहले देखो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो होती है दोस्तों, वो क्या कहती है, विद्युत धारा का विरोध करती है। क्या कहती है, विद्युत धारा का विरोध करेगी। अगर जितना इसका प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, कम होगा, जितना प्रतिरोधकता का क्या होगा, मान कम होगा, उतनी ही विद्युत धारा बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, विद्युत धारा बढ़ाना है। तो जो बढ़ाना लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर घटाना होता, क्या होता, घटाना होता, तो जी वाला भी आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ बढ़ाना लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, जे प्रतिरोधकता होती है, वो क्या कहती है, विद्युत धारा को विरोध करती है। और विद्युत धारा का विरोध क्यों करेगी, अगर इसका मान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा कम बहेगी। ठीक है, और इसका मान कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगी। हमें क्या करना है, विद्युत धारा ज्यादा बहाना है, इसलिए इसका मान कम रखना पड़ेगा। ठीक है जी, बात हो गई। जो इसका वो दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पढ़ लेना आप। ठीक है, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। नीचे कुछ ऐसे कारक बताए गए हैं किडनी की सक्रियता को कम करते हैं और शरीर में जहरीले अपशिष्ट के संचय को बढ़ावा देते हैं। गलत विकल्प सुनिए, मतलब कि कुछ ऐसे इनने बताए हैं विकल्प कि जो किडनी की जो सक्रियता है उसे कम कर रहे। तो पहला लिखा हुआ है कि जो धूम्रपान ना करना, ये तो सही बात है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हमें ऐसे तत्व चाहिए जो बीमार कर रहे हैं, सीधी बात जी पानो, तो ये तो बीमार नहीं करेगा, तो ये अलग है। इसके बाद किडनी में रक्त की सीमित प्रवाह है। अगर हम किडनी में रक्त का सीमित प्रवाह कर देंगे तो क्या होंगे, वो कम छानेगा, उसे कम बात करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का बीमार हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद चोट आएगी तब भी हो जाएगा, और संक्रमण हो जाएगा तब भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास के लिए आवश्यक है, 5R का हिस्सा नहीं है। मतलब हमें बताना है कि जो क्या है, सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। क्या है, हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब 5R क्या होते हैं, इसमें जो जे क्या है, जे हैं सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, क्या है, सतत विकास लक्ष्य हैं। ये कब के लिए रखे गए हैं, 2030 के लिए रखे गए हैं। कब के लिए, 2030 के। किसने डिसाइड किए, यूएनओ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, इसमें एक क्या है, स्वच्छता है। क्या है, स्वच्छता है। ठीक है, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। इसे करने के लिए हमने क्या किया, 5R क्या एक प्रणाली है, इसे अपनाया। अब कौन कौन से आर हैं, ये देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे और रिकवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें से कौन सा आर इसमें नहीं है, रिफ्यूज है, रीयूज है और पुनः उपयोग है, ये तो है, लेकिन ये क्या है, पुनरावृत्ति करना, ये वाला नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे जाओ। 18 क्या है, 18 है गैर बायोडिग्रेडेबल। मतलब हमें एक ऐसा प्लास्टिक करना है जो क्या हो, गैर बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब कि वो जो हमारा वायुमंडल है उसमें वो मिले ना। ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जानवरों, पौधों और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। इनमें से बेमेल कौन सा है। ठीक है, पहला क्या है, नालियों को जाम कर देते हैं। बिल्कुल, जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है वो नालियों को जाम कर देता है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरकता को कम कर देते हैं। अगर आपको जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है अगर आपके खेत में फैल जाएगा तो आपके जो गेहूं का उत्पादन है जितना होता था उससे कम से कम 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लास्टिक बैग टिकाऊ कैरी बैग होते हैं। ठीक है, जानवरों द्वारा खाए जाने पर
घातक हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसे जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो जानवर खा लेंगे तो उससे उनके शरीर में क्या होगा, फंस जाएगा और उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी, तो उन्हें भी हानिकारक होता है। मतलब कि जी हानि का है, जी हानि का है, जी हानि का है, जिसके लाभ का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, जी क्या है, बी मेल है। क्वेश्चन क्या हुआ, 18 कंप्लीट हो गया। 19 मतलब जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 आता है। एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन पहचाने। मतलब कि एक गोलाकार दर्पण है, हमें कैसा चाहिए, छोटा चाहिए प्रतिबिंब, छोटा, और कैसा चाहिए, सीधा चाहिए, कैसा, सीधा चाहिए। और हमें ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कहां मिलेंगे, जी मिलेंगे हमें क्या, उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण एक क्या होना चाहिए, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ क्या रहेगा, उसका फोकस रहेगा, वो उसकी दूरी कैसे रहेगी, धनात्मक रहेगी। मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था बी और सी, तो यहाँ बी कर लो, क्या है यहाँ पर, बी है। हो गया, तो जो हमारा 19 वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। और जब 20 पर जिसका चित्र दिया गया है, ये है अवतल दर्पण के ध्रुव P पर P और F के बीच में छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है कि हटाओ, प्रतिनिधित्व जड़, क्या, प्रतिनिधित्व जड़ के शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। मतलब इसका विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, सीधी बात है। जो एक चित्र देखो, जी चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये शीर्ष विभाज्य कोशिका है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है। ऐसा विभाजन ऊतकों के उन भागों के में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं, विभाजित कहते हैं। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वृद्धि है। ठीक है, अंकुरण जी गलत हो जाएगा, हार्मोनल स्तर जी गलत हो जाएगा और परिपक्वता जी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है लास्ट अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना निम्नलिखित में से बराबर माना जा सकता है। मतलब कि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यह किस चीज के बराबर होगा, ये निकालना है। देखो ये क्या है, एक मान लो कि एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, बैटरी लगी हुई है। यहाँ हम लगा दिए प्रतिरोध, लगा दिए हम खूब सारे, एक जे लगा दिया, एक जे लगा दिया, एक जे लगा दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा एक जे लगा हुआ है, इन सबको जोड़ दिया। अब इसे जोड़ दिया हमने किससे, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब जे यहाँ जोड़ दिया। अब जो किसका मान है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। ठीक है, अब इसको मैं निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसके कैसे निकालते, R बराबर क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू होगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें जोड़ लेते हैं। अगर श्रेणी क्रम में होता तो, अगर श्रेणी क्रम में मतलब कि जो लगा हुआ है श्रेणी क्रम में, तो कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है इसमें, R1 R2 R3 है। ठीक है, ये है तो R बराबर हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समझो जी किसका है, श्रेणी क्रम का है, जी किसका है, समांतर क्रम का है, समांतर क्रम, जी क्या है, श्रेणी क्रम। ठीक है, अब प्रतिरोध का काम क्या है, मतलब कि धारा का विरोध करना। ठीक है, क्या है, धारा का विरोध करना है प्रतिरोध का काम। मतलब प्रतिरोध इसलिए लगाए जाते हैं कि वो धारा का विरोध करे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो विरोधी परमाणु ना मेन का है कि हमें क्या करना है, मतलब कि जो धारा है उसकी गति को कम कर देना है। ठीक है, तो हम और उसके कारण कर सकते हैं, जो प्रतिरोध लगे हुए हैं इसके स्थान पर क्या लगा दो,
इसके स्थान पर इसमें एक बाय लगाओ, कितना मोटा वाला, क्या है मोटा वाला बाय लगा दो, ठीक है जी वाला। अब जी लगाने क्या हो जाएगा, इसमें जो क्या है, इसकी जो क्या है अनुप्रस्थ काट है, क्या है अनुप्रस्थ काट है, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब कि ए का मान बढ़ जाएगा, और ए का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो जी होता है क्या, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अब ए का मान जी किसका है, आर ए के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि अगर हमें आर का मान कम करना है तो ए का मान बढ़ा देंगे, और ए क्या होता है, ये क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब हमें क्या करेंगे, ऐसे पढ़ो ऑप्शन को, क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है ए, पहला है कंडक्टर की लंबाई बढ़ा दें, लंबाई तो समानुपाती होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है जी खत्म, इसका आंसर नहीं होगा। कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए, ठीक है। फिर क्या है, कंडक्टर की प्रति के प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना, तो बहुत बात समान हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाला, क्या हो जाएगा डी वाला आंसर। मतलब कि हमें क्या करना है, ए का मान बढ़ाना है जिससे आर का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी वाला आंसर हो जाएगा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, तो जो हम वही काम करेगा जो कम क्या कर रहा है, प्रतिरोध कम कर रहा है, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। इस प्रकार से जो पेपर था 18/8/2024 का सेकंड शिफ्ट का था वो कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से देखें, इसमें जो भी आपको लगे कि कम है कि सर इसका व्याख्या नहीं दी है तो मैं आपको मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उसकी भी व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। इसमें कम से कम 21 क्वेश्चन थे और इस 21 क्वेश्चन के साथ कम से कम हमने 50 या 60 जो मतलब इसके पॉइंट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।